कहानी की शुरुआत में हम सॉयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सेंटर कॉलेज की एक सीनियर छात्र है। तभी दौड़ते समय उसे किसी लड़की का फोन आता है जो कहती है कि तुम्हें वॉशिंगटन डीसी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। ये सुनकर सॉयर काफी खुश हो जाती है। अब जल्दी ही थैंक्स गिविंग भी आने वाला था। दरअसल थैंक्स गिविंग एक त्योहार है जिसे अमेरिका और कनाडा में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण सॉयर काफी शर्मिंदा थी, इसीलिए वह अपने परिवार वालों को बिना बताए ही वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाती है। लेकिन थैंक्सगिविंग के चलते सड़कों पर काफी ट्रैफिक होता है, इसीलिए वह जीपीएस की मदद लेते हुए दूसरे रास्ते से आगे बढ़ती है। फिर काफी दूर चलने के बाद वह देखती है कि आगे रास्ता बंद है, जिसके बाद वह फिर से अपना फोन चेक करती है, लेकिन यहाँ कोई और रास्ता नहीं होता। अब वह यू टर्न लेते हुए कार को वापस मोड़ती है और किसी दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये रास्ता भी बंद होता है। जिसके बाद वह गुस्से में अपना फोन दूसरी सीट पर पटक देती है। तभी गाड़ी में उसे एक पेपर मैप मिलता है, जिसे लेकर वह कार से बाहर आती है और सही रास्ता पता करने की कोशिश करने लगती है। वहीं हम दो लोगों को शव दफनाते हुए देखते हैं, जिन्हें लगता है कि सॉयर ने उन्हें देख लिया है। जिसके बाद वो लोग अपनी कार लेकर सॉयर के पास आते हैं, जिनमें से एक का नाम बक और दूसरे का नाम हॉलिस्टर है। हॉलिस्टर नजदीक आकर कहता है कि लगता है तुम भटक गई हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें हमारे साथ घर चलकर पार्टी करनी होगी। जब सॉयर उनके साथ जाने से मना कर देती है तो वह उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद सॉयर उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में हॉलिस्टर और बक दोनों उसके चाकू से घायल हो जाते हैं। हालांकि सॉयर को भी चाकू लग जाता है, लेकिन वह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। ये दोनों भाई भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती है और अपनी शर्ट से खून रोकने की कोशिश करती है। अब दोनों भाइयों के काफी ढूंढने के बाद जब सॉयर उन्हें नहीं मिलती तो ये लोग रात होने से पहले घर लौट जाते हैं। अब घायल सॉयर जंगल में भटकती हुई एक नदी के किनारे पहुंचती है और थोड़ा सा पानी पीकर राहत महसूस करती है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहीं नजर नहीं आता। इसीलिए वह रात बिताने के लिए एक गड्ढे में जाकर सो जाती है। अगले दिन वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में किसी महिला का फोन आता है जो उस लापता कार की रिपोर्ट करती है। जिसके बाद ऑफिसर ओडायल चेक करने के लिए लोकेशन पर पहुंचता है, जहां सड़क पर उसे खून के निशान मिलते हैं। फिर वह बक और हॉलिस्टर से पूछताछ करने उनके घर जाता है और देखता है कि ये दोनों भाई चोटिल हैं। जब ऑफिसर चोट लगने का कारण पूछता है तो ये लोग कह देते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और जिस कार के बारे में तुम पूछ रहे हो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद शेरिफ वापस लौट जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों भाई उसी जगह जाते हैं जहां सॉयर की कार खड़ी थी, जिसे ये लोग एक पहाड़ी से नीचे गिराकर क्रैश कर देते हैं ताकि पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिले। इन्हें लगता है कि सॉयर अकेली इस जंगल में अब तक मर चुकी होगी, इसीलिए ये लोग उसकी बॉडी तलाशना शुरू कर देते हैं। वहीं हम सॉयर को देखते हैं जो नदी के पास बैठकर अपना जख्म साफ कर रही थी और इस शोक में डूबी हुई थी कि कैसे वह इस भयावह जंगल से बाहर निकल पाएगी। फिर वह रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़ती है और तभी उसे अपनी कार का मलबा मिलता है, जिसे उन लोगों ने पहाड़ी से नीचे गिराकर क्रैश कर दिया था। फिर वह नजदीक जाती है और तभी उसे उसका फोन मिलता है जो अभी भी चालू कंडीशन में था। फोन में सॉयर की मॉम की बहुत सारी मिस कॉल्स थी, लेकिन कॉल बैक करने के लिए यहाँ नेटवर्क नहीं था। फिर वह अलग अलग जगह जाकर नेटवर्क तलाश करती है, लेकिन कुछ देर बाद ही फोन की बैटरी डेड हो जाती है। उधर दोनों भाई जंगल में सॉयर की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर ताजा खून लगा हुआ था और ये खून सॉयर का ही था। जिसके बाद हॉलिस्टर को समझ आ जाता है कि लड़की अभी भी जिंदा है, इसीलिए ये दोनों उसकी तलाश जारी रखते हैं। लेकिन भूख, प्यास और खून की कमी से पीड़ित सॉयर जंगल में एक डंपिंग ग्राउंड के पास बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह किसी बिस्तर पर थी और उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हाथ में बंदूक लिए एक शख्स अंदर आता है, जिसे देखते ही सॉयर काफी डर जाती है। ये आदमी कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये आदमी बताता है कि मेरा नाम लॉवेल है और तुम मुझे जंगल में बेहोश मिली, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आया। लेकिन सॉयर भागने की कोशिश में उसके चेहरे पर लाई फेंकती है, जिसके बाद वह उसे रस्सियों से बांध देता है। फिर वह उसे खाना और पानी देता है और कहता है कि तुम्हारा काफी खून बह चुका है, इसीलिए तुम्हें इसकी जरूरत है। सॉयर बताती है कि कैसे दो लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद वह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। तभी लॉवेल खिड़की से झांकता है और देखता है कि कोई कार ट्रेलर की तरफ ही आ रही है।
जिसकी आवाज सुनकर सॉयर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन लॉवेल उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद लॉवेल ट्रेलर से बाहर आता है और हम देखते हैं कि ये वही दोनों भाई हैं जो सॉयर की तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये लोग लॉवेल के कजन्स हैं और लॉवेल एक मेथ कुक है जो उनके लिए ड्रग्स बनाता है। ये लोग लॉवेल से उस लड़की के बारे में भी पूछते हैं। लॉवेल उनसे झूठ बोल देता है कि मैंने यहाँ किसी भी लड़की को नहीं देखा। वहीं जब सॉयर खिड़की से झांक कर देखती है तो समझ जाती है कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वह रस्सी के ऊपर केमिकल डालकर उसे जलाने लगती है। अब जब ये लोग ट्रेलर के अंदर तलाशी लेने आते हैं तो सॉयर वहाँ नहीं होती। लॉवेल भी उन सारी चीजों को छिपा देता है। फिर कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि लॉवेल फिर से सॉयल को ढूंढ लेता है और कहता है कि अगली बार अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। वहीं शेरिफ के ऑफिस में ओडायल उस लापता वाहन की रिपोर्ट को अनदेखा कर देता है। ये बात उसके जूनियर ऑफिसर निक को पसंद नहीं आती और वह इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद ये लोग कार के ओनर यानी कि सॉयर की मां से संपर्क करते हैं, जो बताती है कि उनकी लड़की मिसिंग है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। जिसके बाद स्टेट पुलिस इस केस को अपने अंडर लेकर सॉयर की तलाश शुरू कर देती है। इस बात से शेरिफ नाखुश था, इसीलिए वह गुस्से में बक और हॉलिस्टर के पास जाता है और कहता है कि अब यह केस स्टेट पुलिस के अंडर है। अगर तुम लोगों ने उस लड़की को जिंदा या मुर्दा नहीं ढूंढा तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। दरअसल ये करप्ट पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा करता है, इसीलिए उसे डर है कि कहीं उसका सारा राज खुल ना जाए। वहीं हम ट्रेलर के अंदर सॉयर और लॉवेल को बात करते देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। सॉयर कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लॉवेल बताता है कि मेन हाईवे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक पैदल जा पाना संभव नहीं है क्योंकि बीच रास्ते में ही लोग तुम्हें मार देंगे। इसीलिए जब हॉलिस्टर और बक छुट्टी पर जाएंगे तो मैं उनका ट्रक ले आऊंगा और तुम्हें सुरक्षित हाईवे तक पहुंचा दूंगा। जिसके बाद सॉयर इस बात के लिए मान जाती है। अब अगली सुबह लॉवेल अपने काम में लग जाता है और सॉयर को एक थर्मस दिखाते हुए कहता है कि ये अमोनिया है, जिसकी एक चिंगारी इस पूरे ट्रेलर को उड़ा सकती है। दरअसल लॉवेल भी ये काम पूरा करने के बाद यहाँ से भागना चाहता था, इसीलिए वह सॉयर का साथ दे रहा था। लेकिन सॉयर को अभी भी लॉवेल पर पूरा भरोसा नहीं था, इसीलिए वह एक छोटा सा चाकू छिपाकर अपने पास रख लेती है। लॉवेल कहता है कि बक और हॉलिस्टर यहाँ आते ही होंगे, इसीलिए तुम बाहर जाकर कहीं छिप जाओ। फिर कुछ देर बाद दोनों भाई ड्रग्स बनाने का सामान लेकर आते हैं, लेकिन लॉवेल बड़ी ही चालाकी से ट्रेलर के अंदर गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये दोनों भाई ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाते और सामान रखकर वापस चले जाते हैं। वहीं हम पुलिस स्टेशन में निक को देखते हैं, जो अभी भी सॉयर की तलाश कर रहा है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करो, ये काम मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद निक बाहर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह कुछ सामान अंदर ही भूल गया है। फिर जब वह दोबारा अंदर जाता है तो देखता है कि ओडायल फोन पर किसी से बात कर रहा है, जो कह रहा था कि मुझे किसी भी हालत में वह लड़की चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जिसके बाद निक को समझ आ जाता है कि वह भी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद वह ओडायल पर गन तान देता है और कहता है कि शेरिफ तुम्हें इसका जवाब देना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन मौका पाते ही ओडायल निक को शूट कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर वह उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बक और हॉलिस्टर को बुलाता है और कहता है कि ध्यान रहे, कोई भी निशान पीछे नहीं छूटना चाहिए। अब स्टेट पुलिस को दूर रखने के लिए हमें कोई नया प्लान सोचना होगा। बक कहता है कि मेरे पास अभी भी उस लड़की का वॉलेट है, अगर तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। फिर अगले दिन स्टेट पुलिस ऑफिसर डगलस स्टेशन आता है और पूछता है कि निक कहाँ है। ओडायल कहता है कि वह कल दोपहर से कहीं गायब है और अपने घर भी नहीं गया है, जबकि उसकी पत्नी मुझे बार बार फोन कर रही है। फिर वह जानबूझकर निक का लॉकर चेक करता है, जिसके अंदर सॉयर का वॉलेट रखा था। जिसके बाद डगलस को लगता है कि निक भी उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। इससे ओडायल को थोड़ा समय मिल जाता है। फिर वह लॉवेल से मिलने ट्रेलर पर जाता है, जिसे आता देख लॉवेल समझ जाता है कि वह यहाँ तलाशी लेने आ रहा है, इसीलिए वह सॉयर को ट्रेलर के अंदर छिपा देता है, जबकि खुद गन लेकर चौकन्ना हो जाता है और ओडायल से कहता है कि अगर एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जिसके बाद ओडायल बिना तलाशी लिए ही वापस लौट जाता है, लेकिन अब उसे लॉवेल पर शक हो गया था, इसीलिए वह उसके कजन्स से मिलता है और कहता है कि तुम लोग ट्रेलर पर जाकर फिर से तलाशी लो, मुझे उस पर शक है,
वहीं लॉवेल और सॉयर केमिकल वेस्ट को फेंकने के लिए नदी के पास जाते हैं। तभी बक और हॉलिस्टर सामान लेने ट्रेलर पर आते हैं। हॉलिस्टर देखता है कि सीढ़ियों पर जूतों के निशान बने हैं। वह समझ जाता है कि लड़की यही है और ये दोनों भाई उन्हें पकड़ लेते हैं। बक उस पर गन तान देता है और कहता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो लड़की को हमारे हवाले कर दो। लॉवेल उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इसे ट्रेंड किया है, ये वही करती है जो मैं कहता हूँ। फिर वह सॉयर से कहता है कि जाओ और हमारे लिए कॉफी बनाओ, जिसके बाद सॉयर कॉफी बनाने लगती है और वह कप को माइक्रोवेव में रख देती है जिसके अंदर एनहाइड्रस अमोनिया थी। फिर कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें हॉलिस्टर का भाई बक भी मारा जाता है, जबकि लॉवेल और सॉयर भी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भाग पाते, हॉलिस्टर गन लेकर बाहर आता है। लॉवेल कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद सॉयर जंगल की तरफ भागना शुरू करती है और इससे पहले कि बक उसे शूट कर पाता, लॉवेल उससे भिड़ जाता है और अब ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ शेरिफ आता है जो पीछे से लॉवेल को शूट कर देता है। बक कहता है कि वह पूरे टाइम यहीं थी, लॉवेल ने हमसे झूठ बोला, लेकिन शेरिफ बक को भी नहीं बख्शता और उसे भी गोली मार देता है ताकि उसका राज राज ही रहे। वहीं हम सॉयर को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वह घने जंगल से होते हुए किसी तरह रोड तक पहुंच जाती है। तभी पुलिस की एक कार उसके नजदीक आकर रुकती है जिसमें ओडायल था। वह मदद के बहाने सॉयर को अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन उनकी बातों से सॉयर समझ जाती है कि ये पुलिस वाला भी उनके साथ मिला हुआ है। वह सॉयर को मारने के लिए एक नदी के पास लेकर जाता है और उसे डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सॉयर उस पर चाकू से हमला कर देती है जिसे उसने अपने पास छिपा कर रखा था और इस तरह वह करप्ट ऑफिसर भी मारा जाता है। जिसके बाद सॉयर नदी से बाहर आती है और पैदल ही रोड से होते हुए घर की तलाश में चलने लगती है। तभी हम उसके पीछे से आती हुई कई पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं। ये गाड़ियां उन स्टेट पुलिस वालों की थीं जो बाकी सॉयर की तलाश कर रहे थे और अब सॉयर उनको मिल चुकी थी और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रस्ट क्रीक मूवी की जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।